प्रसन्नता है इस बात की कि हम भाषा के प्रति जिस तरह की दृष्टि रखते हैं और भाषा का प्रकाशन किस उद्देश्य से होता है इसके बारे में जो सोचते हैं उसका एक ऐतिहासिक क्रम हमको दिखाई पड़ रहा है इस पूरी यात्रा में। एक तेजस्वी यात्रा शुरू होती है, सात्विक भाव से शुरू होती है और अपने को प्रकाशित करने के लिए, समाज से जुड़ने के लिए एक सामान्य आदमी की ओर से शुरुआत होती है और पंडित युगल किशोर शुक्ल छापते हैं, एक अखबार निकालते हैं, उदंत मार्तंड। छोटा मोटा उनका उद्देश्य नहीं है, मार्तंड की बात करते हैं वो, कि किस तरह से जनता को परिचित कराया जाए, सूचित किया जाए, जगाया जाए। तो जन जागरण का उद्देश्य जो है उसका लक्ष्य है। शायद जितने ध्येय वाक्य इन अखबारों के, पत्रिकाओं के हैं, उन सब में इस प्रकार का उद्देश्य जो है वो झलकता है। मनुष्य को कैसे उसकी चेतना के साथ जोड़ा जाए और वो व्यापक चेतना। मैं समझता हूं कि अंग्रेजी जमाने में जो निश्चित रूप से एक चुनौती वाला जमाना था और जब तरह तरह की बाधाएं भी रहती थी, उनके बीच में इस तरह की सोच का जगना और यह रूप दिया जाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसका उपयोग हमने हिंदी साहित्य के अध्यापन में विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए कुछ खास नहीं किया है। उसकी ओर से हमारी दृष्टि कुछ उपेक्षा की ही रही है। फिर धीरे धीरे उस यात्रा को आप उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हम में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने पढ़े हो इसको पढ़ लें। और अभी जो चर्चा हुई, कृपाशंकर जी ने, विशेष रूप से हरबंश जी ने, चोपड़ा जी, धनंजय जी ने, सबने, वर्तिका जी ने, उनके विभिन्न पक्षों को हमारे सामने रखा है कि ये सचेत करने, अवगत करने और उसके आधार पर एक और काम अखबार कर रहे हैं और वो है प्रतिरोध का काम, रेसिस्टेंस। ये बल, एक अंग्रेजी में और शब्द आता है कुछ बहुत अच्छा, उसका हिंदी नहीं है, रेजिलियंस, कि कठिन परिस्थिति में वो खड़े होकर के कैसे जमा जा सकता है, कैसे विरोध किया जा सकता है। अभी मैं पढ़ रहा था, पहली बार मैंने पढ़ा, पता नहीं कैसे छूट गया था, जो श्रीधर जी ने अभी पढ़ाया। अभिचुरी कालम में एक छोटा सा छपा था, जब अपने देश में इमरजेंसी लगी थी, पढ़ने लायक है। अभिचुरी मतलब मृत्यु के बाद जब शोक संदेश है। डेमोक्रेसी, बिलव्ड हस्बैंड ऑफ ट्रुथ, loving father of liberty, brother of faith, hope, justice, expired on 26 June। ये कितना जबरदस्त, और आप इसके एक एक शब्द को तौलिए और देखिए कि कैसा प्रहार करने वाला है। हो आंख, कान, नाक तो सुने, देखें। तो मैं समझता हूं कि ये जो शक्ति है वह अखबार की शक्ति है, वह पत्रकारिता की शक्ति है, और इस शक्ति को जुड़ाए रखना हमारा आवश्यक धर्म बनता है। हम सब लोग महसूस करते हैं, अपनी पूरी जो 3 खंडों की यात्रा श्रीधर जी ने की है, वहां भी कुछ इसी प्रकार का दिखाई पड़ता है कि कहीं न कहीं यह
एक नैतिक साहस जो पत्रकारिता में होना चाहिए वो कहीं खंडित हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है। इसकी ओर उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो समझौता की वृत्ति जो है वह किस स्तर पर ले जा रही है ये हमारे सामने है। नैतिकता और प्रतिरोध, मैं समझता हूं ये दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। जब आप में नैतिकता का बल होगा तभी आप प्रतिरोध कर सकेंगे। ये शायद हमारे लिए अपने इस यात्रा का एक बहुत बड़ा सबक है, यह देखने की आवश्यकता है। हम सब लोगों ने जो चर्चा हुई है उस चर्चा में ये पा रहे हैं कि हमारी जो पत्रकारिता की चुनौतियां हैं वह समय, राजनीति और टेक्नोलॉजी के संदर्भ में रिपोजिशन करने की जरूरत है कि हम उसको कैसे फिर खड़ा करें, कैसे उसको स्थापित करें। और जहां तक इतिहास की बात मैं समझता हूं कि पत्रकारिता का बड़ा भारी दायित्व और उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में और स्वतंत्रता संघर्ष के जमाने में, मैं समझता हूं कि अतीत से ज्यादा उनका उद्देश्य जो था भविष्य रचने की ओर था, स्वतंत्रता पाने के लिए था। वो सारी लड़ाई आगे की ओर देख करके उस समय को कैसे बनाने, रचनात्मकता इस दृष्टि से आप देखिए तो स्वतंत्रता का संघर्ष हो, स्वराज पाने की जो लालसा हो, देश बनाने की बात हो, चाहे भगत सिंह हो, तमाम सारी बात, उन सबका मैं नाम उल्लेख नहीं करना चाहता, बहुत सारे नाम हैं। और यह भी आप देखिए कि उसमें शामिल होने वाले सभी प्रकार के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं, सभी वर्णों के लोग हैं और देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग हैं। और जैसा कि कृपा जी ने बताया, और ये सत्य भी है कि इसका आरंभ ही कलकत्ता में हुआ और कलकत्ता में बड़ा जबरदस्त योगदान हिंदी की रचनात्मकता को जीवन देने में है। वहीं से एक बात उठती है कि भारत की असली व्यापक संपर्क स्थापित करने वाली भाषा हिंदी है। केशव चंद्र सेन, आप तमाम लोगों को देखिए जिन लोगों ने इस बात को रेखांकित किया कि हिंदी की आवश्यकता है, ये आवाज कलकत्ता से आती है। वहां के जो बांग्ला भाषी हैं वो यह विचार हमारे सामने ले आते हैं। तो हिंदी की शक्ति को तब पहचाना गया और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से ऐसे बड़े उज्जवल रत्न हमारे पत्रकारिता के इतिहास में हैं जो यह दिखाते हैं कि कितनी शक्ति इसमें हो सकती है। अब बाल मुकुंद गुप्त का कोई जवाब नहीं है। जैसी उनकी जबरदस्त भाषा है, प्रस्तुति है, और जिन चीजों को लेते हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र को आप लीजिए, कितना थोड़ा जीवन था, उसमें क्या क्या वह नहीं कर गए और कितने प्रकार से उन्होंने इस बात की संवेदना जगाई। निज भाषा उन्नति है। अब ये एक सार तत्व उन्होंने दिया। और भाषा आपकी अस्मिता से जुड़ी हुई है, भाषा आपकी शक्ति से जुड़ी हुई है। और हम सब लोग अभी तक इस बात को ठीक से समझ नहीं पाए। अभी भी वर्चस्व जो है वह अंग्रेजी का है। अंग्रेजी क्यों है, कैसे है, उसका रहस्य भी स्पष्ट हो चुका है। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। अभी कोई बात कर रहा था ना, तो विमान में था देश की भाषा में देश का आह्वान। ये उसमें उसका लाइन जो है वो चलती थी, टैग क्या कहते हैं। तो ये देश की भाषा में ये बड़ी भारी चेतावनी भी है कि भाई ये याद दिलाना पड़ रहा है कि देश की भाषा में देश का आह्वान किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए
और मैं समझता हूं कि संवाद का महत्व कभी खत्म नहीं होगा और अखबार का महत्व भी नहीं खत्म होगा। उसके तमाम सारे रूप बदल रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं हमको भाषा में त्रुटियों की बड़ी लंबी लाइन दिखाई पड़ रही है, बहुत सारी मुश्किलें उसमें खड़ी हो रही हैं, लेकिन बढ़िया हिंदी में लेखन भी हो रहा है। वर्तिका जी कितना सुंदर लिखती। अब आप तमाम सारे ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जहां पर भाषा शैली में नए प्रयोग भी हो रहे हैं। तो लोकतंत्र है, आपको इसमें विविधता के साथ जीना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि 200 वर्षों की जो हमारी यात्रा है उसमें उतार चढ़ाव आए हैं। यह निश्चित रूप से हमारे लिए एक चुनौती है कि ये डिजिटल क्रांति हो रही है, जो नए ढंग से, नए तौर तरीके से संवाद का नया नजरिया शुरू हो रहा है, उसके साथ अखबार का संबंध क्या होगा। हर जगह अखबार पढ़ने की प्रवृत्ति घटी है। क्या करेंगे आप? विद्यार्थी अब पुस्तक भी नहीं पढ़ना चाहते, वो सब भी इसी मीडिया के जंगल में टहल रहे हैं और वो चाहते हैं सब कुछ बना बनाया मिल जाए। और तो और मुसीबत अब ये हो गई है, प्रश्न आप पूछिए और ChatGPT से उत्तर आपको दे देगा। वह सोचने का जोखिम भी नहीं उठाना चाहता, कोई परिश्रम भी नहीं करना चाहता। ये बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हुई है अभी तत्काल, जो हमारे शैक्षिक जगत को, सामाजिक जगत को, और जो सोचने की क्षमता उसके ऊपर उसका प्रहार पड़ रहा है कि हम दिमाग का उपयोग करना बंद कर दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि उस पर तो कहीं कहीं जबरदस्त नियंत्रण कैसे किया जाए, ये हमारी तात्कालिक आवश्यकता है। और हमारे जीवन को समृद्ध करने के लिए, भाषा की शक्ति को सामने लाने के लिए, मैं उन सभी संपादकों को, अखबार के काम में जो लगे हुए व्यक्ति हैं, जो हमारे सोचने, समझने, बोलने के लिए के स्वाद को तय करते हैं, क्या टेस्ट आप करें, क्या स्वाद आपका बनता है, क्या पसंद आता है आपको। मैं समझता हूं इसमें बड़ी भारी उनकी भूमिका रही है और ये भूमिका अभी भी रहेगी। ये जरूर खलता है कि आखिर हिंदी भाषी क्षेत्र में क्या हो गया कि चंदा मामा भी गया, पराग भी गया, बहुत सारे जो मजेदार बच्चों के लिए भी थे और बड़ों के लिए भी उसको हमने याद किया। तो ये उसके ऊपर जो आक्रमण हो रहा है वो तो मुझे लगता है एक सांस्कृतिक आक्रमण भी है। जब इन पत्रिकाओं का इंतजार होता था, मुझे याद है, शायद मैं बीए पढ़ता था या कब, तब कृष्ण कली जो है वह शिवानी का घर में क्रमशः आ रहा था। उसको पढ़ने के लिए लोग लालायित रहते थे कि वो आए और उसका अगला अंक पढ़े। ऐसी बहुत सारी चीजें आती रहती थी, तो वह एक रोचकता भी थी और उसके साथ ही साथ एक सांस्कृतिक स्पंदन भी जीवन में आता था जब हम इन पत्रिकाओं से रूबरू होते थे। अब हमारे लिए जो सांस्कृतिक एक प्रकार का, आप कह लीजिए कि विराम कह लीजिए या उसमें अवकाश कह लीजिए, यह एक गैप आया है जब इन अच्छी पत्रिकाओं की धीरे धीरे कमी हुई। गुणमान उसमें आपको संस्कृति भी थी, राजनीति भी थी और उसके साथ ही साथ साहित्य भी उसमें आता था। तो मैं समझता हूं कि इनकी देश के अंतर्गत धड़कन कैसे हो, कैसे लोग इस तरह से जिए, जीवन की शैली में उनका महत्व था। मैं समझता हूं कि हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है कि हम इस तरह का, या पुराना शब्द संस्कार, तो वो जीने का संस्कार बनाते थे, पढ़ने का संस्कार बनाते थे, सोचने का संस्कार बनाते थे। और मैं समझता हूं कि यह हमारी भूमिका है, पत्रकारों की और पत्रिकाओं की। कोशिश करें कि वह भूमिका हम फिर हथिया लें,
फिर उस पर कब्जा करें। और मुझे आशा है कि यदि इस दिशा में विचार किया गया, यदि इसका कोई मार्ग निकाला जाए, तो कोई कारण नहीं है कि हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस 200 वर्षों की यात्रा के बहाने हमारा हिंदी के एक बड़े उर्वर क्षेत्र से परिचय कराने का एक दायित्व भरा काम श्रीधर जी ने पूरा किया। मैं इस अवसर पर उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। कितनी रुचि के साथ इतने भिन्न भिन्न प्रकार के न केवल हिंदी अपितु भारत की सभी भाषाओं में जो प्रगति हुई है, जो परिवर्तन आया है, उसका अनुभव करने का, उससे रूबरू होने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। तालियों से आप उनका अभिनंदन करें। इंदौर में राष्ट्रीय कला केंद्र ने यह पहल की, यह अवसर और अच्छी तरह से हमारे लिए उपयोगी हो सके, प्रेरक हो सके, मैं इसके लिए आदरणीय श्री राय और श्री जोशी को भी हृदय से बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि ये एक सांस्कृतिक रुचि के संवर्धन का जो प्रयास हो रहा है, उसमें और इजाफा होगा और हम आगे बढ़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यह कार्यक्रम 1 बजे ही समाप्त होना था, अब 1:35 हो रहा है। मैं समझता हूँ कि यह ठीक नहीं होगा कि हम और समय लेकर के इसे बढ़ाएं। अभी दूसरा सत्र भी होना है, अभी भोजनावकाश भी है। मैं इन शब्दों के साथ एक बार सबको पुनः हृदय से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।